ऑलराइट, सो जस्ट ए ब्रीफ रिविजन में जो दूं अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो एक एटम के अंदर, एटम विच मेक्स अप द मैटर, उसके अंदर हमें पता चला कि देर आर सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटे। सब मीन्स जैसे इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के नीचे कौन होता है? सब इंस्पेक्टर। तो ऐसे ही एटम के नीचे, एटम से छोटे पार्टिकल को क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी जो एटम से छोटे। एटम से छोटे होने वाले पार्टिकल्स तीन हैं। वन इज इलेक्ट्रॉन, वन इज प्रोटॉन एंड वन इज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन पार्टिकल्स। इन सब ये एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये भी लेके जाओ एटम, ये थैली जो एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज का माने उसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। हमने ये ऑब्जर्व किया है। अब तुम बोलोगे कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी और छोटे पार्टिकल से बने हैं, बट दैट इज अबव आवर डिस्कशन अभी यहाँ पर, क्योंकि उसके भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं उन्हें। तो बट दैट इज नॉट इन आवर लेवल, दैट इज नॉट इन क्लास 11, दैट इज नॉट इन क्लास 12। उसके आगे सोचेंगे वो चीज़ होगी। अभी तुम्हें ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज माने उनके ऊपर दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक होता है माइनस चार्ज और एक होता है प्लस चार्ज। माइनस और प्लस चार्ज में डिफरेंस ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑपोजिट चार्जेस, और ऑपोजिट चार्जेस यूजुअली अट्रैक्ट। ऐसा कुछ तुमने सेवेंथ एट्थ में भी पढ़ा होगा कि ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, और जो सेम चार्जेस होते हैं दे रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स आपस में ऑपोजिटली चार्ज है, सो ऑब्वियसली देयर विल बी एन अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसकी बात हम बाद में करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिकल हैं जो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स वो पार्टिकल हैं जो पॉजिटिव चार्ज है। और एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल हैं दैट आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दे आर न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल एंड दीज आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। शैलजा, यहां तक बात समझ में आई है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, थ्री पार्टिकल्स। अब इनकी मास की बात करते हैं। तो इनमें से सबसे हल्के कौन है? लाइटेस्ट। कितने हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है क्योंकि इसका मास है 10⁻31 kg। इसका मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बहुत छोटा मास है। -31 यानी 30 जीरोज एंड देन 9। ठीक है ना? तो सिमिलरली प्रोटॉन का जो मास है वो थोड़ा हेवियर है। कैसे पता? क्योंकि उसकी पावर 27 है, यानी उसमें 27 जीरोज आ रहे हैं। कौन सी चीज ज्यादा बड़ी होगी, 27 जीरोज वाली या 30 जीरोज वाली? 27 वाली। मतलब ये जीरोज आगे आ रहे हैं, ये जीरोज, हाँ, आगे जा रहे हैं। तो अगर आगे जीरो आए 31 और फिर 91 आए, ऐसे 30 जीरोज और एक में 27 जीरोज, तो किसमें जीरोज से ज़्यादा ज़्यादा मास होगा? 27 वाला, क्योंकि उसके आगे के जीरो जितने कम होंगे उतना वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी होगा। सिमिलरली न्यूट्रॉन का भी मास 10⁻27 kg है। तो द थिंग इज, लाइटेस्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थोड़े से हेवियर है देन इलेक्ट्रॉन, दे आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात समझ आई शैलजा? अच्छा, अब इसके अलावा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। यहीं पे जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, हाइट सीम से ऊपर वाला। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। यहाँ से कह रहा हूँ दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज। तो कैनाल रेज जो थी हमें पता चला वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी। ठीक है। और इसकी वजह से एक और सब एटॉमिक पार्टिकल, कैनाल रेज की वजह से एक और सब एटॉमिक पार्टिकल हमें मिला,
The subatomic particle had a charge but was opposite in size to that of electron. तो कह रहे जब कैनाल रेज हमें मिल रही थी, कैनाल रेज के अलग अलग एक्सपेरिमेंट अलग अलग साइंटिस्ट कर रहे थे क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज थी। तो इसी कैनाल रेज के एक्सपेरिमेंट से हमें एक और पार्टिकल के बारे में पता चला जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट चार्ज रखता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था चिरांश? नेगेटिव, वेरी गुड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव था तो उसका ऑपोजिट क्या होगा रोहित? पॉजिटिव। तो हमें इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट चार्ज वाला पार्टिकल डिस्कवर हुआ बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैनाल रेज। इसका मास 2000 गुना था एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10⁻³ में अगर तुम 3 जीरोज लगा दो, 1000 को मल्टीप्लाई कर दो -30 से, तो 27 बनेगा, राइट? बनेगा कि नहीं? तो ये पार्टिकल था प्रोटॉन। तो हम कह रहे हैं कैनाल रेज के एक्सपेरिमेंट से हमें प्रोटॉन मिला, और यही चीज़ मैंने लिखा था कि जो सबसे हल्की कैनाल रेज थी वो प्रोटॉन था। तो इन शॉर्ट प्रोटॉन वाज फाउंड थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैनाल रेज। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ई माइनस और पी प्लस, ठीक है। अच्छा, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। शैलजा क्लियर हुआ? ओके और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो हमने एक थॉमसन मॉडल पढ़ा था, थॉमसन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, जिसके अंदर सीड्स वर लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड रेडिश पार्ट वाज द पॉजिटिव चार्ज। ये मॉडल फेल क्यों हुआ था? क्योंकि रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें पता चला कि ज़्यादातर स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या पता चला? काशवी ये सब एक क्लास कर चुके हैं, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, तो चांसेस आर कि तुम्हें ये कम समझ आए, बट यू स्टिल, या तो बोलो शुड आई गिव यू वीडियो फर्स्ट एंड देन यू विल ज्वाइन, व्हाट डू यू से, और कैन यू कंटिन्यू इन दिस? आई एम टॉकिंग टू काशवी। हाँ काशवी बोलो, विल यू वांट, डू यू वांट टू कंटिन्यू और वीडियो आफ्टरवर्ड्स? ओके, ठीक है। तो रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था, उससे हमें क्या क्या पता चला? हमें पता चला फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड, या ये कंक्लूजन हैं इसके, क्या है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के कुछ कंक्लूजन थे। फर्स्ट कंक्लूजन वाज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली है, ठीक है। सो इफ दिस इज द एटम, इफ दिस इज द एटम, तो इस एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस बिल्कुल खाली है, ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन दैट वी गॉट इज दैट most of the positive charge and mass of the atom is located at the center, and it was later termed as nucleus. It was later called as nucleus of the atom. मतलब वो कह रहे हैं सारा पॉजिटिव चार्ज जो वाटरमेलन में रेड की तरह दिखाई दे रहा था वो सेंटर में है। इट इज इन दी सेंटर ऑफ द एटम। इट इज नॉट, ज्यादातर स्पेस खाली है एटम के अंदर, एटम खाली है, उसके अंदर एक छोटे से एरिया में सारा पॉजिटिव चार्ज है और सारा मास है। इस रीजन को नाम दिया गया न्यूक्लियस। क्या बोला गया? तो एटम की ज्यादातर स्पेस खाली है और उसमें न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है एटम में? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है, यस और नो? अच्छा, मास किस वजह से होता है? कौन से एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से मास होता है विशेष? प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की वजह से मास होता है।
इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल होता है, हमने पढ़ा ना उनके कंपैरिजन में, राइट। तो मास इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड मास इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, निशान। तो और हमने बोला कि पॉजिटिव और मास और पॉजिटिव चार्ज सारा कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। तो दिस मीन्स which all subatomic particles are present inside nucleus? Very good, Kavish. Protons and no, not electrons. Protons and neutrons are present inside the nucleus. दोबारा समझाता हूं, देखो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में बोला ज्यादातर स्पेस खाली है, बोला कि नहीं बोला? खाली है, ठीक है। दूसरी बात बोला कि ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज, एक दो चीजें बोली उसने बोला पॉजिटिव चार्ज और मास। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन। और मास किस वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास हल्का होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो अगर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है न्यूक्लियस में और मास न्यूक्लियस में, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्रोटॉन सेंटर में है और दूसरा मास की वजह से न्यूट्रॉन भी सेंटर में है। तो दो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं दे आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन दी न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड ने बोला। अब बचा कौन सब एटॉमिक पार्टिकल में से? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस like planets revolve around the sun. Electrons revolve around the nucleus like planets revolve around sun. पेन दूसरा चाहिए? ठीक है, तीन कंक्लूजन्स रदरफोर्ड के सांची। इज दिस क्लियर? चंचल? शैलजा, इज दिस क्लियर? यस, इज दिस क्लियर शैलजा? यहां तक पॉइंट्स ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर हम बात करें कि एक बार हम दोबारा सोचते हैं एटम को, जो न्यूक्लियस जो रदरफोर्ड ने होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज, बोलो, एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है, राइट। द मास, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, नॉट दैट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर हम जानना चाहें कि उनका बिहेवियर कैसा है, तो इट्स लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। और न्यूक्लियस पॉजिटिव है। न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो उसके आसपास घूम रहा है वो क्या है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। दिस इज द अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रहता है। अगर ये अट्रैक्शन चली जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर भी जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव फ्रॉम एन एटम।
इलेक्ट्रॉन्स कैन बी removed from an atom, but protons and neutrons cannot. हाँ बोलो. सर्कुलर मोशन में क्यों मूव करता है? अब अगर बात करें हम कि कोई भी अगर पार्टिकल है उसको हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एटम के अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया है. कौन सी प्रॉपर्टीज को? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है. जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं. तो पहली बात तो ये कंफर्म हुई थी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि वो घूमेगा तभी वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा. दूसरी बात, अगर वो घूम रहा है या मूव कर रहा है तो मूव करने में अगर वो सपोज इधर से इधर ऐसे रैंडम मोशन में मूव कर रहा होता तो दैट वुड नॉट लीड टू स्टेबिलिटी, क्योंकि कभी वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, कभी वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा. तो दैट वुड बी अनस्टेबल. बट एटम्स आर स्टेबल. तो विच मोशन डू यू थिंक विल लीड टू यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर? कौन सा मोशन होगा प्रगुन? सर्कुलर मोशन. तो दिस वाज द ऑब्वियसली नो वन कैन सी इनसाइड द एटम, बट वी कैन गिव थ्योरीज. यही हम साइंस में करते हैं और हम इसमें फेल भी होते हैं, आगे जाके फेल भी होंगे शायद. ये मॉडल खराब हो जाएगा, बात करेंगे उसकी. पर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं. तो बच्चे हर साल पूछते हैं कि जो चीज़ें गलत हो चुकी हैं हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट तुम वो गलतियां ना करो. ठीक है, जो थॉमसन ने करी या जो रदरफोर्ड ने करी. क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं तो इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है कि वाई इट इज अ सर्कुलर मोशन. तुम्हें अभी 9th के लेवल पे ये समझना है कि रदरफोर्ड ने क्या बोला. रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहा है. समझ में आई बात? ठीक है. तो वापस आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे और एक बार एनसीईआरटी से देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या क्या बताया. अच्छा, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बताया कि पार्टिकल वाज इनडिस्ट्रक्टिबल, इट वाज इनडिविजिबल. ठीक है. But the discovery of two fundamental particles was the failure of Dalton's atomic theory. डाल्टन की थ्योरी तभी फेल हो गई थी जब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गए थे. समझ में आई बात? फिर थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल ऑफ द एटम. फर्स्ट वन कौन था जिसने मॉडल ऑफ एटम दिया था? तो वो था थॉमसन. थॉमसन ने बोला जैसे क्रिसमस की पुडिंग होती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स और किशमिश तुम्हारी पुडिंग में मिलते हैं क्रिसमस की पुडिंग में, उसी तरीके से दिस इज प्लम पुडिंग मॉडल. इन दिस पॉजिटिवली चार्ज एटम है और पॉजिटिव चार्ज एटम में इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड. स्टडेड यानी उसके अंदर एम्बेडेड है. दे आर एम्बेडेड इन दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. ये वही चीज है जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, वैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन. थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. ये सब हम पढ़ चुके हैं. ये तुम रीड करके खुद, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, इस पे शॉर्ट नोट तुमसे लिखवाऊंगा. रदरफोर्ड ने फिर इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की. उसने गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल में, सॉरी, वन एटम थिक नहीं था, मैंने बोला था वन एटम थिक, आई वाज रॉन्ग. इट वाज 1000 एटम्स थिक. एक जो गोल्ड फॉइल की लेयर थी दैट वाज 1000 एटम्स थिक. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें उस पर अल्फा पार्टिकल को फॉल कराया था और अल्फा पार्टिकल जो होता है हेवियर होता है प्रोटॉन से. किससे हेवियर होता है? प्रोटॉन से. पर ज्यादा डिफ्लेक्शन हमने सोचा भी नहीं था कि डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल्स हैवी हैं. बट अल्फा पार्टिकल से कुछ पता चला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए. और 1 in 12,000 इट इज रिटन हेयर, मुझे 20,000 याद था, 1 in 12,000 रीबाउंड हो गया. ठीक है, उसको प्लीज करेक्ट कर लेना जो जो चीजें तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हैं. बट एज फार एज आई रिमेंबर 11th क्लास में 20,000 लिखा है. एनीवेज, तो
द पॉइंट इज रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में उसने एक बहुत अजीब बात सोची, क्योंकि उसे लगा था अल्फा पार्टिकल सारे ही सीधे चले जाएंगे, और उसने बोला कि इट्स लाइक दिस, कि मैं एक टिश्यू पेपर पे एक बुलेट फायर कर रहा हूँ, एक गन फायर कर रहा हूँ, और वो गन जो बुलेट है वो एक बार वापस आ गई टिश्यू पेपर से। उसके एक्सपेरिमेंट में ऐसी बात हुई। पॉइंट इज दिस कि गोल्ड फॉइल बहुत थिन था, तो गोल्ड फॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन ज़्यादा हैवी होते नहीं है, अल्फा पार्टिकल से हल्के होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स को प्रोटॉन से डिफ्लेक्ट होना नहीं चाहिए था, और यही फर्स्ट पॉइंट ही होना चाहिए था कि सारे पार्टिकल सीधे चले जाने चाहिए थे। पर उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स वापस आ गए। इट्स लाइक तुम टिश्यू पेपर पे एक बुलेट फायर करो, वो बुलेट तुम्हारे पास आ जाए टिश्यू पेपर से बाउंड होकर। तो उसने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया। तो ये इतनी सरप्राइजिंग डिस्कवरी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल बीइंग हेवियर वो प्रोटॉन से हिट होकर वापस आ जाए। वो तभी हो सकता है जब प्रोटॉन्स एक नहीं बहुत सारे प्रोटॉन एक छोटे से एरिया में टाइटली पैक्ड हो। इसीलिए उसने बोला कि सारे प्रोटॉन्स सेंटर में टाइटली पैक्ड है, दैट इज द न्यूक्लियस, और बाकी जगह पे वो नहीं, इसीलिए ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट चले गए थे। तो ये रदरफोर्ड के पॉइंट समझ आ गए, यस और नो? ये कंक्लूजन्स थे। तुम ये सारा रीड करोगे और मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा जिसमें तुम इसके अंदर दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट भी लिखोगे। काशवी तुम्हें अभी समझ नहीं आया होगा, तो तुम एक बार वीडियो देखोगे तभी समझ आएगा। अब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या था? एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल। मैक्सवेल की एक थ्योरी थी, और हम मोशन पे वापस आते हैं। थोड़ा सा मोशन भी आ गया यहाँ पे। अब अगर सपोज एक न्यूक्लियस है, सपोज देयर इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास भी यहाँ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास घूमता है तो ये कौन से मोशन में घूम रहा है? एंड सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड या नॉन एक्सेलरेटेड? एक्सेलरेटेड। वेरी गुड। इवन इफ उसकी वेलोसिटी सेम हो, पर उसकी स्पीड सेम हो, पर वेलोसिटी चेंजेस एवरी टाइम इन सर्कुलर मोशन। किया था नहीं किया था? हाँ, वीडियो में भी मैंने बताया था ना, कराया था ग्रेविटेशन की क्लास में भी। अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है एक सर्कुलर मोशन में, तो वो हमेशा अपनी डायरेक्शन को क्या करता है? एट एवरी पॉइंट इनफाइनाइटली वो अपनी डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज। तो सिंस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कुलर मोशन, कैसा मोशन है? तो सर्कुलर मोशंस आर ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ या ना? Why? Because its speed changes, या why? Because its velocity changes? Velocity. Because its direction changes, या its magnitude changes? Direction. ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशंस आर ऑलवेज एक्सेलरेटेड। ठीक है रोहित, समझ आ रही है बात? अच्छा, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, और उसकी एक थ्योरी थी। और मैक्सवेल ने एक थ्योरी प्रूव करी थी कि अ चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा जाए, अ चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड will emit radiation, या it will emit radiation, or it will emit energy। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल, कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव ईशान? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। हाँ, रोहित को ही बोल रहा हूं। रोहित, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सिंस पॉजिटिव प्लस, पी फॉर पी, पॉजिटिव प्रोटॉन क्या होता है?
पी, पी माने पॉजिटिव, ठीक है, पी फॉर पी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस इलेक्ट्रॉन इज चार्ज्ड, चार्ज है कि नहीं है, न्यूट्रल तो नहीं है ना, डिस्चार्ज, सो मैक्सवेल थ्योरी विल अप्लाई टू इट और नॉट। मैक्सवेल की थ्योरी कहती है अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ये कैसा पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेट, तो ये रेडिएशन को रिलीज करेगा, किसको रिलीज करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। जब ये चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो कुछ एनर्जी लूज करेगा, ये बात समझ में आई। ये मैक्सवेल का कहने का मतलब था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी देता है, ये थ्योरी प्रूव थी, और ये उस टाइम पे प्रूव थी जब रदरफोर्ड का मॉडल आया था। तो रदरफोर्ड के मॉडल में रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किस में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में, और मोशन भी हमें आता था उस टाइम पे, मोशन का चैप्टर, और हमें मोशन के चैप्टर से पता था कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड। तो बाकी साइंटिस्ट ने बोला अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो चार्ज्ड है, जो प्रूव्ड है, और वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, जो कि प्रूव्ड है, और मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इज चार्ज एंड एक्सेलरेटेड, सो इट शुड रिलीज एनर्जी, इट शुड रिलीज एनर्जी। ये चीजें लिंक कैसे हो रही है, बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी का कोई सोर्स है कि उसको जो एनर्जी देता रहेगा, नहीं, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, एटम तो स्टेबल है, एटम को कोई एनर्जी दे रहा है तुम्हारी बॉडी में, या इस डेस्क में अभी कोई डेस्क के अंदर एटम है ना, या फिर किसी भी इस पेन में एटम है ना, इस पैटर्न इस ये एटम से बना है क्योंकि ये मैटर है, मैटर किससे बना होता है, एटम से, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, पर इसको कोई एनर्जी दे रहा है क्या उसको घूमने की, नहीं, पर मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एनर्जी लूज कर रहा है। अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है तो जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है, 5 जूल एनर्जी है, 5 जूल एनर्जी से वो लूज किया, उसने 4 जूल पे आ गया, 4 जूल से वो एनर्जी लूज किया, वो 3 जूल पे आ गया, 2 जूल पे आ गया, 1 जूल पे आ गया, 0 जूल, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है प्रोटॉन को रेजिस्ट करने की, तो वो जाके न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। एनर्जी जिसके पास होती है वो वो दूर रह सकता था न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तुम पहले पूछ सकते थे मुझसे कि न्यूक्लियस अगर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता, क्योंकि मैं बोलता क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है उससे दूर रहने की। अब अगर सर्कुलर मोशन में वो एनर्जी को लूज करेगा तो एनर्जी को लूज करते 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 एक पॉइंट आएगा उसके बाद एनर्जी बचेगी नहीं, फिर वो जाके कहाँ गिरेगा, न्यूक्लियस में। दोबारा समझाऊं, ठीक है, दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, जैसे मैक्सवेल ने बोला कि वो एनर्जी लूज करेगा, इट विल हैव नो एनर्जी टू रेजिस्ट द अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर रहने में एनर्जी लगेगी कि नहीं, इट्स लाइक दिस, तुम्हारे घर में एक चॉकलेट्स का जार हो, चॉकलेट्स का जार वो तुम्हें बुला रहा है, ठीक है, और तुम्हें वहां पे ना जाने के लिए अपने मन को समझाना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं, नहीं तो तुम जाके वो चॉकलेट का जार खोल लोगे और खा लोगे पूरा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन क्या था, और उसका चॉकलेट का जार था न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन के लिए था कि भाई मैं तो जाता हूँ और न्यूक्लियर पॉजिटिव के पास चला जाता हूँ क्योंकि मैं नेगेटिव हूँ और पॉजिटिव है, ये था ना, पर वो नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पास एनर्जी थी रेजिस्ट करने के लिए कि मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, मैं न्यूक्लियस के पास नहीं जाऊंगा।
मैक्सवेल ने बोला अगर वो घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज कर रहा है, तो एक समय तो आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी लूज करते करते। जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। एक पॉइंट के बाद उसके पास एनर्जी खत्म, तुम्हारे पास एनर्जी खत्म, तुम्हारा पेपर बहुत खराब गया, तुम जाओगे और चॉकलेट का जार खोलोगे ना, तो उसी तरीके से उसकी एनर्जी जब खत्म हो गई तो वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला। ठीक है ना? तो दिस मीन्स एटम विल नॉट बी स्टेबल। अगर वो गिर गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, दैट मीन्स एट सम पॉइंट it will have no energy to resist attraction of the nucleus at some point, so it will fall into the nucleus, so it will fall into the nucleus। तो बात ये थी, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, बहुत साइंटिस्ट उसको रिव्यू करते हैं, जैसे अब हम जोमेटो को रिव्यू करते हैं या फिर हम अमेजोन पे रिव्यू करते हैं, ऐसे ही साइंस में भी होता है। कोई रिसर्च पेपर लिखता है और फिर उसको रिव्यूज करा जाता है, रिव्यू पेपर लिखे जाते हैं उसके ऊपर कि हमें इसकी स्टडी कैसी लगी। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने जो स्टडी करी वो सही है कि नहीं है। तो रदरफोर्ड की मॉडल सही था, पर जब तक मैक्सवेल की थ्योरी उस पर अप्लाई ना करो सही लग रहा था। जब मैक्सवेल की थ्योरी उस पर अप्लाई करी तो पता चला इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज करेगा। अगर वो लूज करेगा, मान लेते हैं रदरफोर्ड का मॉडल सही है, साइंटिस्ट ने बोला, बाकी साइंटिस्ट ने बोला रिव्यू करते वक्त, मान लेते हैं रदरफोर्ड का मॉडल सही है, तो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज पार्टिकल हो तो एनर्जी लूज करेगा, वो एनर्जी लूज करेगा तो वो न्यूक्लियस में जाके गिरेगा। तो तुम ये रिव्यू में डालोगे कि भाई ये तो रदरफोर्ड का मॉडल गलत लग रहा है क्योंकि वो ये बात नहीं समझा पा रहा, और फिर रिव्यू की वजह से मतलब रदरफोर्ड का मॉडल बाद में फेल हो गया। हाँ बोलो। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टडिंग एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स? मतलब इट्स बियॉन्ड आवर वो यूटिलिटी, यूटिलिटी नहीं है। हाँ 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 हाँ। हम्म, हाँ ठीक है। तो देखो व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि हम एटम को देख नहीं सकते और उसकी यूटिलिटी नहीं है। दिस इज योर क्वेश्चन राइट? डीएल डे टू डे लाइफ में, ठीक है। अरे सपोज तुम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक यू विल बिकम? मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ क्या बनना चाह रहे हो, मैं ये जान। देखो, ओके अच्छा, कोई कोई मुझे बताए जिसने डिसाइड किया हो। लॉयर? देखो, एवरी आई बिलीव एवरी प्रोफेशन इज गुड, है ना? अगर तुम किसी भी प्रोफेशन में अच्छा करते हो तो वो प्रोफेशन बहुत अच्छा है। अगर तुम किसी भी प्रोफेशन में बुरा करते हो, चाहे तुम डॉक्टर ही बुरे बनते हो, तो वो गलत है। अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना तो मत बनो, अगर तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना तो मत बनो, नो बडी इज फोर्सिंग यू। पर जो तुम बनो वो तुम अच्छा बनो, है ना? तो पॉइंट इज दिस कि अगर सपोज एक लॉयर है, ठीक है, अब लॉयर के पास केसेस आते हैं, उसके पास केस आया एक दो रिसर्चर्स का, और वो रिसर्चर्स लड़ रहे हैं कि ये रिसर्च मैंने करी थी और ये रिसर्च मैंने करी थी, और वो रिसर्च थी एटम्स के ऊपर। तो लॉयर को एटम की ज़रूरत पड़ेगी, नॉलेज की, है ना? क्योंकि उसके बिना तो वो केस नहीं लड़ पाएगा। ठीक है। सिमिलरली सपोज अगर इफ़ यू वांट टू बिकम लेट्स से, कोई कोई एक प्रोफेशन दो मुझे। सपोज यू वांट टू बिकम फैशन डिज़ाइनर या फैशन एक्सपर्ट, जिसमें तुम्हें चाहिए कि जो फैब्रिक है, न्यू फैब्रिक आया है मार्केट में, वो न्यू फैब्रिक बना है कार्बन से। कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अलग थी बाकी फाइबर से। कॉटन के अंदर ये कार्बन कंटेंट ज़्यादा था, उसमें नाइट्रोजन कम था। तो अगेन यू आर बैक टू एटम्स, ठीक है। तुम कोई और एग्जाम्पल दो, ऐसा प्रोफेशन दैट डज नॉट रिक्वायर एटम। द थिंग इज हम ऐसी, सिविल सर्विसेज एग्जाम, ये तो हो ही नहीं सकता बिना एटम की नॉलेज से, बिकॉज सिविल सर्विस एग्जाम के लिए साइंस बहुत बहुत ज़रूरी है, साइंस के बिना वो क्लियर ही नहीं होगा। हाँ
जनरल स्टडीज है ना, जनरल स्टडीज होता है, तो उसके पेपर में साइंस तो आएगा ही। पहली बात तो चलो पेपर में ज़रूरी है। उसके बाद चलो तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, ठीक है, और तुम एक एरिया में लग गए, तुम एक कलेक्टर हो एक एरिया के, सपोज तुम आदर्श नगर या किसी एरिया के कलेक्टर लग गए। अब वहाँ पे जो पानी है उसके अंदर मिलावट आने लगी, उसके अंदर फ्लोराइड आयन आने लग गया, और उसकी वजह से लोगों के बीमारियाँ होने लग गई। तो हाउ विल यू टैकल दिस प्रॉब्लम? तो गूगल से देखकर, तुम अगर तुम नाइन्थ का स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम पढ़ोगे तभी बात आएगी ना। तो पॉइंट इज दिस कि दिस इज साइंस इज नॉट लाइक कि हम ये सोचते हैं कि साइंस लाइफ में लगती तो है नहीं, या मैं ट्रिग्नोमेट्री करने तो बैठ नहीं रहा मैथ्स में, मैं ये नहीं करने, या मैं मैथ्स का कोई जो डिफिकल्ट फॉर्मूला होता है वो शायद मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी यूज ही ना करूँ। बट दैट इज ऑल रॉन्ग। तुम उसको यूज कर रहे होते हो बट तुम्हें नहीं पता होता कि तुम उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। वो चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम साइंस लो और साइंस में आगे बढ़ो, साइंस का डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, बट एवरीवन लाइक्स अ पर्सन, एवरीवन लाइक्स अ लॉयर, कलेक्टर और एनीथिंग दैट हैज एवरी नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड, है ना। हाँ बोलो प्रभु। हम्म 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 हाँ दैट इज करेक्ट, ठीक है, दैट इज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कि अगर जो चीज़ हम देख नहीं सकते उसको हम पढ़ें क्यों, है ना। पर पॉइंट इज दिस कि अगर, वैसे तो मुझे भी लगता है तुम्हारी बात सही है, ठीक है, कि हमें ज़िंदगी में और चीज़ें बहुत सीखनी है, वी हैव टू लर्न अबाउट कंपैशन, मे बी फार्मिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दीज, है ना, कि हम सीखें कि चीज़ें कैसे बनाते हैं कैसे उगाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम जिस दुनिया में आ गए हैं, वी आर जज्ड अपॉन आवर मार्क्स, और अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें लाइफ वैल्यूज़ की जगह थोड़े से ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट देयर इज नो हार्म, मैंने बताया हर एक चीज़ की यूटिलिटी है। हाँ, ये भी बात सही है कि कुछ तो पढ़ना है तो ये पढ़ो। ठीक है, चलो वापस आए एटम्स और उस पे। तो बात ये, रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ, ठीक है, तुम मुझे पॉइंट्स लिंकर्स बनाओगे, ठीक है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड लिंक बनाओ, इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड, ठीक है। दूसरा लिंकर क्या था हमारा, नहीं दूसरा, दूसरा लिंकर था कि सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, क्या था। हम ये बता रहे हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ। सर्कुलर मोशन इज, तीसरा लिंकर बताओ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, हाँ। हाँ एक्सेलरेटेड चार्ज, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड emits radiation and emits, हाँ, on acceleration will release energy। फोर्थ लिंकर, हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज एंड एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन चार्ज भी है एंड एक्सेलरेटेड भी है, विल लूज एनर्जी। नेक्स्ट लिंकर, if it will lose energy, it will, if it loses energy it will fall into nucleus at some point, हाँ, if it loses energy then it will fall into nucleus। कैलकुलेशंस शो, कैलकुलेशन भी कर ली साइंटिस्ट ने उसको डिस्प्रूव करने के लिए, और इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। तुम्हें क्या लगता है कितने सेकंड में, अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही होता तो कितने सेकंड में वो फॉल कर जाता इलेक्ट्रॉन, टेक अ गेस। मैं कह रहा हूँ, अब तो चलो मैंने बता ही दिया, तो हाँ तो मैंने बता ही दिया। तो पॉइंट इज दिस कि अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही होता तो 10 रेज का -15 सेकंड में इलेक्ट्रॉन गिरकर न्यूक्लियस में पहुंच जाता,
एज पर आर कैलकुलेशन. तो it will obviously fall into the nucleus. तो this is why या तो रदरफोर्ड का मॉडल सही नहीं है या तो उसने समझाया सही से नहीं है. दो चीज़ें सही हो सकती है ना. या तो रदरफोर्ड का मॉडल ही गलत है या फिर रदरफोर्ड उसको समझा नहीं पाया. रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था बोहर, ठीक है, और बोहर ने फिर नेक्स्ट ट्राई किया टू एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ द एटम. उसकी हम बात करेंगे. पॉइंट इज दिस कि ये लिंकर्स तुम्हें याद होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. तो उसमें हमें ये चीज़ें दिमाग में बैठनी चाहिए. ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. फिजिक्स का इस्तेमाल करके फॉर एग्जांपल अगर हमें पता हो कि कितनी एनर्जी पे वो कहाँ पे घूम रहा है, फिर हम जैसी एनर्जी कम हुई तो उसका पाथ पास होता जाएगा न्यूक्लियस से, और फिर वो थोड़ा सा और सर्कल घूमेगा तो एस्टिमेट से हम बता सकते हैं कितनी एनर्जी लूज करने पे वो कितना आगे गिरेगा, और जितनी एनर्जी अराउंड अबाउट इलेक्ट्रॉन के पास है उसके अकॉर्डिंग वो 10⁻⁻15 सेकेंड्स में वो गिर जाना चाहिए. दैट वाज कैलकुलेटेड एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड. यू टेक साइंस एंड देन यू कैन कैलकुलेट इट. ठीक है, तो ये हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं मैंने कब बोला साइंस लो? मैंने तो बोला ही नहीं. मैंने बोला साइंस लो. हाँ, अगर तुम जानना चाह रहे हो ये कैसे आया तो साइंस लो, ये बोल रहा हूँ. ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि कोई भी फील्ड बुरी है, सारी फील्ड अच्छी है. अभी तो कोई तुम्हें बस जिस भी फील्ड में जाओ उसमें एक्सेल करो, है ना. यू बी प्रो. इफ यू टेक साइंस यू बी प्रो एट साइंस. एनीवेज, इफ यू टेक कॉमर्स तो बी प्रो कॉमर्स. नेक्स्ट, तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्लियर है, येस और नो? ठीक है, तो अब तुम घर पे तो कुछ काम करते नहीं हो ढंग से, तो अभी मेरे को तीन देखो यहाँ पे तीन पॉइंट्स हैं. अगर हम बुक में देखें, सबसे पहले बोर के मॉडल सॉरी रदरफोर्ड के मॉडल में 3 पॉइंट्स, ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स ये है. हाउ डिड ही हाउ व्हाट मेथड डिड ही यूज? मेथड ऑफ रदरफोर्ड 3 पॉइंट्स ये. फिर कहाँ गया बीच का? फिर 3 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन 3 पॉइंट्स ऑफ कंक्लूजन. समझ आया? मेथड, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन अभी बनाएंगे. वैसे 5 मिनट रह गए. एक सेकेंड, कुछ कटा हुआ पार्ट है इसमें? हम्म. अरे तो वो मोस्ट ऑफ इट मतलब 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर. तुम्हारा एग्जाम कब है? 20 को ना? हाँ कोई बात नहीं, उससे पहले हमारा कंप्लीट हो जाएगा. और फिर ग्रेविटेशन फ्राइडे को मैंने बोला है ग्रेविटेशन की न्यूमेरिकल कराने के लिए. तो अगर वेंसडे तक ये कंप्लीट हो गया, फ्राइडे को भी हाफ एन आवर पहले हम छूट गए, तो मैं फ्राइडे को ग्रेविटेशन की न्यूमेरिकल करा दूंगा. इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं या इसके जो क्वेश्चन हैं वो फिर मैं नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में कराऊंगा. मतलब 20 तक तो आराम से हो जाना चाहिए. ठीक है, इफ आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑन वीकेंड आई विल टेक इट. इसके बाद एक चैप्टर बचेगा कौन सा? टर्म 2 का वर्क एनर्जी एंड पावर. हमें 3 मेथड के पॉइंट्स, 3 ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स और 3 कंक्लूजन के पॉइंट्स. बायो का कोई चैप्टर नहीं आ रहा? कौन सा? राइडोगी. ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में हम टाइम लेंगे, उससे पहले हम सारा काम एक बार रिवाइज कर लेंगे उसको, ग्रेविटेशन को और स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और वो भी तो रह गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अभी किया था ना? किया था, पर मोल कंसेप्ट वगैरह भी तो था उसमें. ये किस चीज़ के हैं? अच्छा, अरे ये मॉडल ऑफ द एटम है. ये 3 पॉइंट और हैं. तो मतलब
ये हो गया मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड मॉडल। तो ये 9 पीछे 3। हाँ, 3 मेथड के हो गए, 3 ऑब्जर्वेशन के, 3 कंक्लूजन के, और विशेष ये 3 मॉडल के। और तो हमें ये 4 ग्रुप्स में ये पूरा रदरफोर्ड मॉडल करके आना है, मेथड, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड द फाइनल मॉडल। हाँ, ये है मॉडल, फाइनल फाइनल रिजल्ट जो। बोलो, फिर से बोलो। इसे लिख के लाना है या याद करके? लिख के, याद करके भी। आई विल बी आस्किंग इट, शिरांश सुनूंगा मैं, ठीक है, और रोहित ये सारे पॉइंट सुनूंगा मैं किसी से मेथड के पॉइंट पूछ लूंगा, किसी से ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट्स, किसी से कंक्लूजन के, ठीक है ईशान? ऑल राइट, आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास, बोर मॉडल स्टार्ट करें।